सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम क्लास 3 के साथ जो है यहाँ पर आपके सामने पेश हैं। और आज हम देखेंगे सीरीज़ ऑफ लेजिस्लेशन ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिलेटेड हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी जो है इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन हुई हैं, इम्पॉर्टेंट एक्ट्स वगैरह जो आए हैं इनकी डेवलपमेंट के लिए, इनके स्ट्रेंथनिंग के लिए, वो सारे इम्पॉर्टेंट एक्ट जो हैं वो हम आज देखेंगे। और इस चैनल की इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एंड इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एमसीक्यूज़ जो है वो आपको शाम तक मिल जाएंगे अलग वीडियो के थ्रू। तो आइए यहाँ पर हम थ्योरी पर ध्यान देते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स जो हैं वो लगभग जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, यानी इंडिपेंडेंस से पहले से ही जो है इस पर लेजिस्लेशन जो है वो स्टार्ट हो गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान ही। और जैसा कि हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा था कि इंडिया में जो कोऑपरेटिव्स के बनने की जो मेन वजह थी वो थी मनी लैंडर्स। कि मनी लैंडर्स जो थे वो इनको फाइनेंसिस देते थे, एंड फाइनेंसिस जो थे वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रहते थे। एंड फार्मर्स जो इतने डेट में आ जाते थे कि वो अपना लोन चुकाने के लिए भी उन्हें दूसरा लोन लेना पड़ता था, एंड जिसकी वजह से फार्मर्स सुसाइड्स कर लेते थे। एंड यहीं से जो थी फार्मर्स के अंदर जो थी वो अवेयरनेस स्टार्ट हुई, वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट हुए, वो एजिटेट करना स्टार्ट हुए। एंड जब सारे फार्मर जो हैं वो एक ही कॉमन इशू को लेकर एक साथ जुड़ने लगे अपने वेलफेयर के लिए, अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, तो कोऑपरेटिव्स का बनना जो था वो स्टार्ट हो गया। तो ऐसा जो है इंसिडेंट ये अंग्रेज़ों के ज़माने से जो था वो शुरू हो गया था। तो उसी टाइम से ही लेजिस्लेशन जो है वो होनी स्टार्ट हो गई थी। तो ये सारी लेजिस्लेशन जो है ये हमने पढ़नी है, लगभग 12-13 लेजिस्लेशन है, ये हमें अच्छी तरीके से पढ़नी है। यहाँ पर 13th नंबर पे 1997 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी है, जो कि इसी सीरीज़ के अंदर आता है, लेकिन इसको हमने क्लास सेकंड में बहुत अच्छी डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो इसे हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। जिसने नहीं देखी है वो प्लीज़ क्लास 2 की वीडियो जो है वो देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। बाकी जो जितने भी एक्ट हैं इसे हम आज पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इम्पॉर्टेंट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 4 एक्ट हैं हमारे लिए जो कि हमें पढ़ने हैं, वो हैं हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट 1904, देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912, एंड उसके बाद मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है 1942 का, जो कि अमेंड हुआ हमारा 1984 में जाकर, एंड फिर से जो है 2002 में फिर से जो है अमेंडमेंट हुई। एक ये हमें पढ़ना है, एंड आखिर में हमें जो है चौथा जो इम्पोर्टेंट मोस्ट रहेगा वो रहेगा मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1991। ठीक है, ये चार जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, इनके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा इसके जो एक्ट हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं कहूँगा मैं जितने ये चार एक्ट जो हैं इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड इन एक्ट्स के बेस पर जो है ये नेशनल हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बाद जो लेजिस्लेशन है उसके बाद एक नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसीज़ जो थी वो 2002 में लाई गई है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी का जिक्र भी है जो कि 2002 में आई, इसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर तो बिल्कुल हम कहेंगे कि डायरेक्ट लिंक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ इस एक्ट का नहीं भी था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोऑपरेटिव्स के बनने की इम्पोर्टेंट वजह जो थी वो मनी लैंडर्स थे। मनी लैंडर्स की तरफ से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड जो डेट में फंस जाते थे, उस डेट को लेकर जो थी वो मेन प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव्स की शुरुआत हुई। एंड ये जो डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट था ये इसी मसले को सुलझाने के लिए बनाया गया था, इसलिए हम इसको इनडायरेक्टली जो है लिंक कर सकते हैं कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ डील करता था। तो बिल्कुल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट 1904 के तहत हुई, लेकिन उससे पहले ये जो तीन इम्पॉर्टेंट एक्ट आए जो थे, जो कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक बेस बना रहे थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बनने का इंडिया में, उन एक्ट्स को भी हम ज़रूर देखेंगे। जिसमें से पहला एक्ट था वो था डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट। ओके, डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट ये 1879 जो है उसमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जब
पास किया गया था। हो क्या रहा था, जैसे कि मैंने बताया आपको कि फाइनेंशियल क्रेडिट इंस्टीट्यूट जो थे गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी भारत में बहुत ज़्यादा कमी थी, जिसकी वजह से जो फार्मर्स जो थे इन्हें मनी लैंडर से लोन लेना पड़ रहा था। जब मनी लैंडर से लोन लेते थे, ये इन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, एंड गरीब फार्मर जो थे वो इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल भी रीपे नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से वो डेट में आ जाते थे। और इस कानून के आने से पहले प्रावधान ये था कि जो भी फार्मर जो है, जो कि किसी भी मनी लेंडर का पैसा नहीं देने के काबिल रहेगा, उसे जो है पुलिस जो है वो डिटेन कर लेगी, उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। तो काफ़ी फार्मर्स इसके तरफ जो थे वो देख रहे थे काफ़ी सालों से, एंड एक समय ऐसा भी आया जबकि ये फार्मर जो थे, इनके सब्र का बांध टूटा और इन्होंने जो था इसके खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया कि एक मनी लेंडर का पैसा अगर फार्मर नहीं दे सकता तो उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, उल्टा उसे वक्त देना चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से उसे सपोर्ट भी मिलनी चाहिए। तो इस तरह से फार्मर्स के अंदर जो था वो आक्रोश जो है वो पैदा हुआ, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। एंड प्रोटेस्ट में क्या हुआ कि क्लैशेस जो थे पुलिस और फार्मर्स के बीच में हमें देखने को मिले, एंड क्लैशेस इतने हद तक बढ़ गए कि साउथ इंडिया में तब दंगे की नौबत भी आ चुकी थी। तो काफ़ी सारे राइट्स जो थे वो साउथ इंडियन पोर्शन में हमें देखने को मिले। इस सिचुएशन की वजह से, इस एक्ट के आने से पहले ये जो हालात थे, जब फार्मर्स को अरेस्ट कर दिया जाता था डेट ना पे करने के लिए, मनी लेंडर्स का पैसा ना पे करने के लिए, इसके खिलाफ जाकर राइट्स तक शुरू हो गए। इन राइट्स को देखने के लिए फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1877 में राइट कमीशन जो है वो एक बिठाया, जो कि इन दंगों की वजह जानने के लिए बैठाया गया, और क्या वजह रही ये भी फाइंड आउट करनी है, और फ्यूचर में ऐसा ना हो उसे करने के लिए क्या सजेशन जो है वो देनी है, वो भी इस कमीशन जो है उसकी ज़िम्मेदारी रखेगी। तो इस कमीशन ने जो थी एक साल जो स्टडी किया पूरे राइट्स की वजह को, और इसने 1878 में अपनी रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को सौंपी, और उसमें कुछ रिफॉर्म्स जो हैं वो प्रपोज किए गए। एंड उनमें से एक रिफॉर्म जो था वो था डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879 का। तो ये डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट जो था ये 29 अक्टूबर 1879 में पास हुआ, और ये एक्ट क्या कहता था, इस एक्ट के मुताबिक कहना ये था कि फार्मर्स कुड नॉट बी अरेस्ट एंड इम्प्रिजन्ड इफ़ दे फेल टू पे देयर डेट। तो वजह ही अगर ये थी कि फार्मर्स को अरेस्ट करने की वजह से ही ये सारा अगर रॉयट्स तक की सिचुएशन जो पैदा हो गई थी, तो इस कमीशन ने यही रिकमेंड किया कि आप एक ऐसा कानून लाइए जिसमें क्या हो कि जो फार्मर्स अगर किसी मनी लैंडर का डेट नहीं दे पा रहे या गवर्नमेंट का भी डेट नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाए, उन्हें इम्प्रिजन जेल में नहीं किया जाए। तो इस एक्ट के आने के बाद अब जितने भी फार्मर्स जो थे, जो कि किसी भी वजह से अगर डेट नहीं दे पा रहे थे मनी लैंडर्स का, तो अब उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता था, अब उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता था, इस सिचुएशन की वजह से, जब वो डेट नहीं दे पा रहे। ठीक है, इस एक्ट को याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट को कहा जाता है एक्ट ऑफ रिलीफ ऑफ इनडेबिटेड एग्रीकल्चरलिस्ट इन साउथ इंडिया। तो इसका एक और नाम भी है, तो ये है कि एक्ट ऑफ रिलीफ ऑफ इनडेबिटेड एग्रीकल्चरलिस्ट। तो जो भी कर्जे में डूबे हुए जो हमारे फार्मर्स थे या एग्रीकल्चरलिस्ट थे, उनके लिए ये एक रिलीफ जैसा एक्ट जो है वो माना जाता है, और वो इसको उसके दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है। ओके, तो ये था डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट के बारे में। इसके बाद आगे चलते हैं, तो दोनों उसके बाद दो एक्ट और आए। एक एक्ट हमारा जो है वो 1883 में आ जाता है, जिसका नाम रहता है, सॉरी, तो पहला एक्ट जो है वो है लैंड इम्प्रूवमेंट लोन एक्ट 1883 में जो आता है, एंड देन दूसरा आता है एग्रीकल्चरल लोन एक्ट जो कि 1884 में आता है। तो ये क्या कहते हैं एक्ट, ये कहता है कि बोथ एक्ट एम टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू द लोन मनी गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्मर एंड एग्रीकल्चरलिस्ट। तो जो भी एक्ट जो थे, जो कि इससे पहले एग्जिस्ट करते थे, जो कि फार्मर्स को लोन देने के रिलेटेड जो थे, जो एक्ट बनाए गए थे, तो उन एक्ट्स में अमेंड करना, उन एक्ट्स को बदलना, उन एक्ट्स को
और स्ट्रेंथन करना, ताकि जो लोन देने के रिलेटेड जो भी कानून थे उनमें रिलैक्सेशन मिल सके और फार्मर्स जो हैं उनका भी भला हो सके, उनकी डेवलपमेंट भी हो सके। ठीक है, तो क्या क्या प्रोविज़न मेन रखे गए थे इन दोनों एक्ट्स में, वो था कि जैसे कि लोन रीपेमेंट का पीरियड जो था वो बढ़ा देना। पहले अगर लोन मान लीजिए किसान ने लोन लिया है, उसको 10 ही साल गवर्नमेंट देती थी कि भाई 10 साल में आपको लोन वापस करना है, तो 10 साल में कई बार होता था कि नहीं दे पाता था वो लोन पूरा अमाउंट फार्मर। तो इस इन दोनों एक्ट्स के तहत क्या हुआ कि ये कहा गया कि लोन रीपेमेंट का जो ड्यूरेशन है, जो पीरियड है, उसको बढ़ा दिया जाए और मिनिमम जो है उसे 35 साल करना चाहिए। यानी आज अगर फार्मर गवर्नमेंट से या किसी भी मनी लेंडर से लोन ले रहा है, तो आज से लेकर उसे 35 साल तक और ज़्यादा मिलेंगे। आज से लेके अगले 35 साल के बीच में उसको लोन रीपे करना है, जो कि पहले पीरियड 10 से 15 या 20 साल तक रहता था। ओके, दूसरा कंडीशन क्या रखी गई कि इम्प्रूवमेंट इन एक्सपेंडिंग द एरिया फॉर द पर्पस ऑफ लोन। पहले जो था गवर्नमेंट की तरफ से या मनी लैंडर जो थे वो लोन बिल्कुल लिमिटेड फील्ड्स में देते थे। यानी पर्पस ऑफ लोन जो था वो काफ़ी एक दो पर्पस ही थे जिनके लिए लोन दिया जाता था। एंड इस एक्ट के तहत कहा गया कि आप जो फील्ड्स हैं, जो पर्पसेस हैं जिसमें लोन फार्मर्स को दिया जाता है, दूसरों को भी दिया जाता है, उन पर्पसेस को, उन फील्ड्स को बढ़ाया जाए। ओके, यानी आज सिर्फ आपको खेती करने के लिए या सीड्स खरीदने के लिए लोन दे रही है सरकार, तो सरकार ने प्रावधान बढ़ाया कि आपको सीड्स खरीदने से लेकर मशीनरी खरीदने के लिए भी लोन मिलना चाहिए, आपको प्रोडक्शन के लिए लोन मिलना चाहिए, आपकी जो लेबर लगती है जो खेती करने के लिए, उसके लिए आपको लोन मिलना चाहिए। उसके बाद आप मार्केटिंग कर रहे हैं, उस सब्ज़ी को बाज़ार में बेच रहे हैं, उसके लिए लोन मिलना चाहिए। जो स्टोरेज आप करते हैं उसके लिए लोन मिलना चाहिए। तो ये पर्पस जो थे, यानी फील्ड्स जो थी लोन मिलने की, उन फील्ड्स को बढ़ाया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तीसरा प्रावधान रखा गया रिलैक्सिंग द रूल फॉर द रिकवरी ऑफ लोन। उसके बाद है कि लोन एक बार फार्मर ने ले लिया, तो लोन जो वापस लेने की प्रक्रिया थी, यानी वापस लेने के जो तरीके थे गवर्नमेंट की तरफ से, उन तरीकों को रिलैक्स किया जाए। यानी फार्मर को जो लोन रीपेमेंट करना है, गवर्नमेंट को वापस से पे करना पड़ेगा लोन कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद। उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि पहले कम्प्लेक्स थे, थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे, उन्हें रिलैक्स करना, ताकि फार्मर जो हैं वो आपके वो आसानी से लोन जो है वो वापस गवर्नमेंट को दे सकें, एंड उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाए। तो ये प्रावधान जो थे मेन इन दो एक्ट्स के अंदर रहेंगे। एंड उसके बाद एक ये जो था एग्रीकल्चर लोन एक्ट 1884 का, इसमें एक और चीज़ ये थी कि इसे 2002 में फिर से अमेंडेड किया गया 1884 का एक्ट। एंड इस अमेंडमेंट में क्या कहा गया कि नॉर्दर्न इंडिया में 1879 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था तकावाटी एक्ट। ओके, तकावाटी एक्ट जो था वो भी इस लोन के रिलेटेड ही था कि जो लोन गवर्नमेंट देती थी उसमें रिलैक्सेशन देना फार्मर्स को। तो ये सिर्फ ये नॉर्दर्न इंडिया तक ही लिमिटेड था, ये 1879 में आया था। तो ये जो 2002 में अमेंडमेंट किया गया इसमें इसमें ये कहा गया कि जो तकावी एक्ट जो है नॉर्थ इंडिया का, इसे और भी पार्ट जो है इंडिया के उसमें एक्सटेंड किया जाए। यानी जो नॉर्थ इंडिया में ही फैसिलिटी मिलती थी इस तकावाटी एक्ट के तहत, वो अब साउदर्न पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में, ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट में वहाँ पे भी मिलनी चाहिए। तो ये जो था मेन था इन एक्ट्स के रिलेटेड। उसके बाद जो मेन एक्ट में जैसे आपको कहा कि सबसे पहला मेन एक्ट जो रहता है वो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट 1904 का। इसमें क्या था कि ये पहली अटेम्प्ट थी गवर्नमेंट की तरफ से जब कोऑपरेटिव्स को एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिला। इससे पहले कोऑपरेटिव्स जो थे वो काम तो कर रहे थे इंडिया में, लेकिन उन्हें इंस्टीट्यूशन का दर्जा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जाता था। अपने में वो काम कर रहे थे, उनका फ़ायदा भी अपना था, उनका नुकसान भी अपना था। गवर्नमेंट्स का उनके साथ कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र में एक वो इंस्टीट्यूशन ही नहीं थे। जब तक गवर्नमेंट किसी को इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज ही नहीं कर लेती, तब तक गवर्नमेंट ना ही उसे कोई फ़ायदा देगी, ना ही उससे कोई फ़ायदा लेगी। तो पहला अटेम्प्ट इंडिया में जो था, जो कि कोऑपरेटिव को इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिलवाने का था, वो इस एक्ट के तहत मिला, जिसे कहा गया कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1904। ठीक है, तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट 1904 का इसकी मेन एम क्या थी? अगर हम एम की बात करें तो इसका एम था
to encourage thrift, self-help, cooperation among the agriculturalist, artisans and person of limited means। ठीक है, तो जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनके बीच एक कोऑपरेशन की भावना जगाना, जिसमें वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाएं और एक दूसरे को बेनिफिट भी दें और सेल्फ हेल्प करें, यानी खुद की हेल्प भी करना सीखें और अपनी जो कम्युनिटी के मेंबर हैं, जो भी कम्युनिटी बनाएंगे, उन सब की हेल्प भी करना सीखें। तो ये एक मेन एम जो था वो इस एक्ट का गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया। और ये जैसा कि मैंने आपको कहा कि इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंस्टीट्यूशनलाइज द कोऑपरेटिव्स इन द इंडिया। तो इंडिया में कोऑपरेटिव्स को इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिलवाने वाला अगर कोई एक्ट था पहला, वो था हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट 1904। ओके, मेन एक्ट यही था कि क्रेडिट के रिलेटेड है, तो जो भी लोन के रिलेटेड था, जो लोन देते थे इंस्टीट्यूशन, उनके ही रिलेटेड जो थे ये प्रावधान बनाए गए थे। तो क्या क्या प्रावधान थे? सबसे पहले तो 25 मार्च 1904 को जो था ये इनेक्ट किया गया ये एक्ट, जिसकी 29 सेक्शन थी लगभग। ओके, अब मेन प्रोविजंस इसके क्या थे? सबसे पहले इसका पहला प्रोविज़न ये था कि कम से कम 10 लोग होने चाहिए किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए, ठीक है? तो अगर 9 लोग या 8 लोग जुड़कर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो वो नहीं बना सकते थे इन रूल्स के मुताबिक, इन एक्ट के मुताबिक। तो मिनिमम आपको 10% चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने के लिए, मैक्सिमम जो है वो आप जितने मर्ज़ी रख लीजिए। तो पहला प्रावधान ये था। दूसरा था कि इट कवर्स ओनली द क्रेडिट सोसाइटीज़, ठीक है? तो ये सिर्फ क्रेडिट सोसाइटीज़ के रिलेटेड ही रूल जो है इसने कहे। बाकी जो नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़ थी, मानी क्रेडिट सोसाइटीज़ वो जो कि फाइनेंशियल हेल्प जो है वो दे रही हैं किसी को, ठीक है? या तो फाइनेंशियल हेल्प दे रही हैं किसी से या फाइनेंशियल हेल्प दे रही हैं, बाकी सर्विसेज कुछ और कर रही हैं। वो सोसाइटीज़ जो कि लोन नहीं दे रही हैं, फाइनेंसेस नहीं दे रही हैं, उनके लिए ये प्रावधान नहीं थे। तो इसमें सिर्फ क्रेडिट सोसाइटीज़ जो थी वही आती थी, एंड ये रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ उनके लिए ही एप्लीकेबल थे। ओके, तीसरा था प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। तो प्रिंसिपल जैसा कि हमने पढ़ा था, 7 प्रिंसिपल जो थे एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, उनमें से एक ये भी था कि वन मैन वन वोट, की एक मेंबर जो रहेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसको एक ही वोट का अधिकार मिलेगा इलेक्शंस में। तो ये जो प्रिंसिपल था ये भी इस एक्ट के तहत जो था इससे स्ट्रेंथन किया गया कि अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होंगी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी याद रखिएगा, तो उसमें ये वन मैन वन वोट का प्रिंसिपल चलेगा। ओके, उसके बाद आगे था कि चीफ फंड सोर्स, की ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रहेंगी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की ही बात क्योंकि ये कर रहा है, तो ये कहता कि चीफ फंड मतलब फंड जो है यहाँ पर आएगा कहाँ से? तो पहला सोर्स जो था वो था डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स ओनली। याद रखिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो मेंबर रहेंगे उनसे आप डिपॉजिट्स ले सकते हो, ठीक है? मंथली डिपॉजिट ले सकते हो आप, हाफ ईयरली डिपॉजिट ले सकते हो, ईयरली डिपॉजिट ले सकते हो। तो जैसा भी जो है मेंबर जब आप कम्युनिटी में, आपकी सोसाइटी में ज्वाइन करेगा, तो आप उससे एक एग्रीमेंट कर दें कि आपको इतना पैसा देना है, आपको मंथली देना है या किस हिसाब से देना है। तो ये था कि डिपॉजिट्स ले सकते थे, लेकिन सिर्फ मेंबर से ले सकते, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो मेंबर नहीं था उससे डिपॉजिट जो था वो नहीं ले सकते थे इस एक्ट के मुताबिक। दूसरा सोर्स जो था वो फंड का वो था कि लोन फ्रॉम नॉन मेंबर, कि डिपॉजिट्स जो थे वो मेंबर से आप ले सकते थे, लेकिन लोन्स की बात करें जो कि आपको रीपे करना है वापस, लोन आप किसी से भी ले सकते थे। वो आप मेंबर से भी ले सकते थे, वो आप नॉन मेंबर से भी ले सकते थे। उसके बाद लोन आप गवर्नमेंट से भी ले सकते थे अगर आपको ज़रूरत है, और इवन आप दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, यानी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी वो दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेना चाहती है, वो भी ले सकती है अपने फंड्स को इकट्ठा करने के लिए। ओके, उसके बाद जो फंड लिए हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच फंड एज लोन टू द मेंबर्स ओनली ऑन कोलेटरल्स पर्सनल और रियल सिक्योरिटी। जो भी आपने डिपॉजिट्स लिए हैं, जो भी आपने फंड इकट्ठा किए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो किस लिए किए हैं? ताकि आप अपने मेंबर्स की फंड्स कर सको। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की ही बात हो रही है। तो वो जो डिपॉजिट आप बाहर से लेते थे वो आपने सस्ते दाम पर लेने हैं बाहर से, और अपने मेंबर्स को, सिर्फ मेंबर्स को याद रखिएगा, वो अपने लोन के तौर पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। लेकिन लोन जो है वो आपने देना है अपने मेंबर्स को कोलेटरल के बेसिस पे, यानी कोई सिक्योरिटी उनसे लेनी है। ऐसा नहीं है कि बिना सिक्योरिटी आप लोन दे दोगे। तो वो सिक्योरिटी आपकी पर्सनल सिक्योरिटी भी रह सकती थी मेंबर की, या रियल सिक्योरिटी भी रह सकती थी। तो कोलेटरल फ्री लोन नहीं था, कोलेटरल आपको देना था एंड देन आप मेंबर्स को लोन दे सकते थे इस एक्ट के तहत। ओके, उसके बाद सोसाइटीज़ जो थी इन्हें दो हिस्सों में बांटा गया, एक तो रूरल सोसाइटी बांटा गया और दूसरा कहा गया अर्बन सोसाइटीज़।
किस बेस पर बांटा गया, ये कहा गया कि जिस सोसाइटी के 4/5 मेंबर यानी 100 मेंबर हैं अगर किसी सोसाइटी के, उनमें से चौथा हिस्सा यानी 80 मेंबर अगर किसी सोसाइटी के, 100 में से 80 मेंबर जो हैं अगर वो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं यानी फार्मर्स हैं, तो उस सोसाइटी को रूरल क्रेडिट सोसाइटी कहा जाएगा। और अगर किसी के 100 में से 80 मेंबर जो हैं वो फार्मर नहीं हैं, तो उस सोसाइटी को अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा गया था। ओके, तो दो हिस्से जो थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो किए गए, रूरल एंड अर्बन। ओके, अब इन रूरल और अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की लाइबिलिटी क्या रहेगी रखी गई, तो अर्बन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थे उनको छूट दी गई कि उनकी मैनेजिंग जो कमेटी है वो डिसाइड कर सकती है अपनी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, यानी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो भी होंगी वो खुद डिसाइड करेंगी कि हमारी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहनी चाहिए या अनलिमिटेड, तो ये उन्हें छूट दी गई। लेकिन रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मामले में लाइबिलिटी जो थी वो उसे अनलिमिटेड फिक्स कर दिया गया। ठीक है, तो अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अपनी लाइबिलिटी जो है वो खुद फिक्स कर सकती थी, चाहे वो लिमिटेड रखें चाहे अनलिमिटेड। लेकिन जो रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी उनकी जो लाइबिलिटी थी वो अनलिमिटेड रखी गई। ओके, उसके बाद डिविडेंड की बात होती थी, प्रॉफिट से क्या शेयर देना है, तो रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कहा गया कि सारी प्रॉफिट जो है वो रिजर्व फंड में जाएगी, यानी मेंबर्स को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मामले में जितना भी प्रॉफिट होगा वो रिजर्व फंड में जाएगा। उस रिजर्व फंड का पैसा जो है वो इसी की मैनेजमेंट में लगता है, इसी की वर्किंग में लगता है, इसी की जो स्टाफ की सैलरी वगैरह होती है या दूसरे स्टाफ को लोन देना है, दूसरे मेंबर्स को लोन देना है, उसमें जो है ये रिजर्व फंड का पैसा यूज़ होता है। तो जो भी मेंबर अपना डिपॉजिट दे रहे थे उन्हें कोई भी डिविडेंड जो है वो नहीं मिलना था रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंतर्गत। लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ये कहा गया कि सिर्फ 25% प्रॉफिट जो है वही रिजर्व फंड में डाला जाएगा और 75% प्रॉफिट जो बच जाएगा उसे आप डिविडेंड के तौर पर अपने मेंबर्स में बांट सकते हैं। किस रेशो में बांटेंगे, जितना भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपकी कैपिटल में। ओके, उसके बाद अगला प्रावधान था कि मेंबर जो है वो 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल जो है उससे ज़्यादा शेयर जो है वो होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा एक और भी था कि 1000 रुपीज़ के अमाउंट से ज़्यादा का शेयर भी वो होल्ड नहीं कर सकते। तो मान लीजिए एक मेंबर है, उसने 100 रुपया जो है किसी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया है, तो उसका वो 1/5 से ज़्यादा शेयर नहीं रख सकता था। ठीक है, यानी 100 रुपया उसने कंट्रीब्यूट किया है तो वो 20 रुपये से ज़्यादा का जो है वो शेयर नहीं रख सकता था अपना। और अगर पैसे अगर ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है तो मैक्सिमम पैसों की जो कैप लगा दी गई थी वो थी 1000 रुपये। तो अगर कोई पैसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, मान लीजिए उसका 1000 से ज़्यादा भी बन रहा है, मान लीजिए किसी ने 50,000 जो है वो डिपॉजिट करवा दिए हैं, तो 1/5 जो है वो उसका वो तो 10,000 बनता ही है। उस केस में ये कहा गया कि मेंबर 1000 रुपये से ऊपर का शेयर जो है वो नहीं कर सकता था। तो जो भी मैक्सिमम रहेगा उनमें से जो है ये इसको रख लेगा। ओके, उसके बाद कंट्रोल की बात की गई, तो कंट्रोल जो था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का वो रजिस्ट्रार के हाथ में दे दिया गया। और ये रजिस्ट्रार जो था ये कौन अपॉइंट कर सकता था, ये गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती थी। जैसे आप जो हैं आप अब असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपकी प्रमोशन होगी, कल आप रजिस्ट्रार बन जाओगे, तो आपको किसने आपको आप रजिस्ट्रार बन गए, आपको किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जिम्मेदारी दे दी जाएगी, तो आप किसके नॉमिनी हैं, आप गवर्नमेंट की तरफ से जो है अपॉइंट किए गए हैं। तो इसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कंट्रोल जो था वो एक रजिस्ट्रार के हाथ में दे दिया गया। और वो रजिस्ट्रार कौन अपॉइंट करने का हक था किसको, वो था गवर्नमेंट को। ओके, उसके बाद आगे था कि अकाउंट्स जो थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के वो भी रजिस्ट्रार ऑडिटेड करेगा। ठीक है, एक साल में एक बार करेगा और वो रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को देता रहेगा। ओके, उसके बाद इस एक्ट के तहत सोसाइटीज़ जो थी उसे एक लीगल आइडेंटिटी का दर्जा मिल गया, इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिल गया, यानी वो अलग से एंटिटी बन गई और अब वो अपने फंड्स जो है वो रेज़ कर सकती थी। ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट अभी तक कुछ नहीं मिलती थी इनको, ये अपना फंड्स ले सकते, लोन ले सकते थे गवर्नमेंट से, लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट अभी तक इन्हें कोई नहीं मिलती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने इन्हें कहा कि आप जहाँ से भी अपना फ़ंड रेज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, ये आपको अब अधिकार है। आप एक अलग लीगल आइडेंटिटी हो, आप एक अलग लीगल पर्सनैलिटी हो। आखिरी जो प्रोविज़न रखा गया वो था क्रेडिट सोसाइटीज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी।
कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रहेंगी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, गवर्नमेंट उनको एक फ़ायदा दे सकती है कि जब वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उन्हें ना ही रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी पड़ेगी और ना ही आप इनको स्टैम्प ड्यूटी की फ़ी जो है वो देनी पड़ेगी। तो ये छूट जो है गवर्नमेंट की तरफ से बस इतनी ही दी गई, बाकी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट जो था वो इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को नहीं दी। ओके। इस एक्ट की थोड़ी लिमिटेशन भी थी, कुछ ऐसे भी पॉइंट थे, वीकनेसेस हम कह सकते हैं इस एक्ट के थे, वो थे कि इसमें नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हैं उनका ज़िक्र नहीं था। दूसरा था कि इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं कहा गया कि सेंट्रल अथॉरिटी को हम ऐसी बनाएंगे जो कि इन कोऑपरेटिव सोसाइटी को फाइनेंस करेगी, इनको कोई फाइनेंशियल हेल्प करेगी, कोई सपोर्ट देगी। जैसे आज नाबार्ड बनाया गया है, आज एनसीडीसी बनाया गया है, आज बैंक्स हैं हमारे पास। तो तब ऐसी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं बनाई गई जो कि इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फाइनेंसेस देने की बात करे इस एक्ट के अंदर, तो ये भी इसकी लिमिटेशन रही। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन थी सोसाइटीज़ की रूरल और अर्बन के बेसिस पर, ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक थी। बस इंसानों गिनना है कि फार्मर्स किस में ज़्यादा हैं या फार्मर किस में ज़्यादा नहीं है। तो बिल्कुल भी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो थी ये नहीं थी रूरल और अर्बन के बेसिस पर। और दूसरा था लाइबिलिटी जो फिक्स की जाती थी, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि उन्हें कहा गया कि आप कुछ भी फिक्स कर लीजिए अर्बन्स के मामले में, और रूरल्स को कहा गया आपकी अनलिमिटेड रहेगी। तो ये क्लासिफिकेशन जो थी लाइबिलिटी फिक्स करने की, ये बिल्कुल एक इलॉजिकल जो थी लाइबिलिटी, इलॉजिकल एक हम कह सकते हैं एक तरीका था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशन थी इस एक्ट की, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट 1904 की। ओके। इसके बाद अगला एक्ट आता है एंड वो आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट एंड 1912। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि 1904 का जो क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट था उसमें कुछ खामियां थी, उसमें कुछ लिमिटेशंस थी जो हमने लास्ट में पढ़ी, और इन लिमिटेशंस को धीरे धीरे जो था वो पॉइंट आउट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, लोगों की तरफ से, एंड कुछ प्रपोर्शन दिए, कुछ प्रपोजल्स जो हैं गवर्नमेंट को दिए गए, कुछ रिकमेंडेशन दिए गए गवर्नमेंट को, एंड गवर्नमेंट ने जो था इन रिकमेंडेशन को मानते हुए बदलाव लाए और एक नया एक्ट पास किया जिसमें जो भी खामियां थी 1904 एक्ट की उन्हें पूरा करने का कोशिश किया गया, और ये जो नया एक्ट आया इसे कहा गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1912। एंड याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, कि आज भी मौजूदा टाइम में जो भी सोसाइटीज़ इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो वो रजिस्टर होती हैं वो इसी एक्ट के अंदर रजिस्टर होती हैं, जो कि है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी मैंने आपको बताया था, थ्योरी में भी पहले लेक्चर में बताया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके। तो ये एक्ट जो था ये 1904 के एक्ट जो था उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो है बनाया गया, उसकी जो एरर्स थे, उसकी जो वीकनेसेस थे उनको पूरा करने के लिए ये बनाया गया। 1 मार्च 1912 को ये एक्ट जो है इनैक्ट होता है, उसकी 50 सेक्शन है, यानी 21 सेक्शन जो है वो ज़्यादा थी पिछले एक्ट को लेकर, तो ज़रूर कुछ ना कुछ और भी ऐड इसमें हुआ गया। ठीक है। पहला प्रोविजन इसका भी सेम रहा कि 10 मेंबर से कम मेंबर जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं बना सकते, 10 से ज़्यादा चाहिए या 10 चाहिए। उसके बाद इसने क्या किया, लीगल प्रोटेक्शन दी सभी तरह की सोसाइटीज़ को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रजिस्ट्रेशन रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की आज भी मौजूदा टाइम में, और 1912 से लेकर आज तक की जितनी भी नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हैं वो इसी के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाती हैं, और इसी एक्ट के अंदर उनको लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन मिलती है, कानूनी प्रोटेक्शन मिलती है। ओके। उसके बाद जैसे कि हमने पिछला पढ़ा था कि सिर्फ जो 1904 का था वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ डील करता था, लेकिन इसमें जो था वो लिमिटेशन हटाएगी, और ये कहा गया कि ये एक्ट जो है ये हर सोसाइटी को एक्ट करेगा जो कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है अपने मेंबर्स का उसको पूरा करने के लिए बनी है। ओके। चाहे वो सोसाइटी क्रेडिट हो, चाहे वो नॉन क्रेडिट सोसाइटी हो, चाहे वो सेंट्रल सोसाइटी हो, और चाहे वो एपेक्स सोसाइटी हो। ठीक है। एपेक्स सोसाइटी का कभी ऑप्शन ये एमसीक्यू ज़रूर आता है कि एपेक्स सोसाइटी कौन सी होती है। तो स्टेट सोसाइटीज़ जो होती हैं, जो स्टेट सोसाइटी होती है वो एपेक्स सोसाइटी रहती है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है एक याद रखिएगा कि एपेक्स सोसाइटी जो होती है वो आपकी स्टेट सोसाइटी रहती है। तो क्रेडिट सोसाइटी हो, नॉन क्रेडिट सोसाइटी हो, सेंट्रल सोसाइटी हो या एपेक्स सोसाइटी हो, हर कोई सोसाइटी जो थी वो इस एक्ट के एम्बिट में आती थी। ये सिर्फ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तक सीमित नहीं था एक्ट। ओके।
उसके बाद यहाँ पर सोसाइटीज़ जो थी इन्हें दो हिस्सों में बांटा गया, लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली सोसाइटीज़, ठीक है। जिसमें कहा गया कि जो सेंट्रल सोसाइटीज़ हैं वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी सोसाइटीज़ कहलाएंगी, और जो रूरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं या प्राइमरी सोसाइटीज़ हैं ये लिमिटेड लाइबिलिटी सोसाइटीज़ कही जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर अर्बन रूरल वाला कंसेप्ट हटाया गया और सोसाइटीज़ को बस दो हिस्सों में बांटा गया कि लिमिटेड कौन सी रहेगी और अनलिमिटेड कौन सी रहेगी। तो सेंट्रल सोसाइटीज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी की रखी गई, और जो रूरल क्रेडिट सोसाइटीज़ जो थी यानी जो स्टेट की सोसाइटीज़ थी जो स्टेट के अंदर रहती हैं, ठीक है, वो जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी वाली रहेंगी। ओके, एंड अगेन यहाँ पर भी ये कहा गया कि 1/5 से ज़्यादा शेयर जो है वो कोई एक मेंबर होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो थी वो पिछले एक्ट में जो लिमिट था कि 1000 से भी ज़्यादा रुपीज़ के शेयर कोई नहीं रख सकता, वो लिमिट जो है वो हटाएगी, और ये कहा गया कि 1000 से ज़्यादा जो है वो शेयर रख सकता है अगर कोई ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन 1/5 ऑफ शेयर जो है उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। ये प्रावधान रिटेन रखा गया, 1000 रुपीज़ वाला प्रावधान जो था वो ज़रूर हटाया गया। उसके बाद एक और ये पिछली खामी थी कि जिस सिर्फ डिपॉजिट आप मेंबर से ले सकते थे पिछले 1904 एक्ट में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती थी, लेकिन यहाँ पर वो कहा गया कि मेंबर जो है वो डिपॉजिट जो है वो आप मेंबर से भी ले सकते हैं और नॉन मेंबर से भी ले सकते हैं, जो भी देना चाहे आप उससे ले सकते हैं। और यहाँ पर रखा गया, पिछली बार हमने पढ़ा था कि रूरल के मामले में जो था वो सारा पैसा जो था वो जा रहा था रिजर्व फंड में, अर्बन वालों में के केस में सिर्फ 25% जा रहा था। तो ये भी लिमिटेशन हटाएगी। अब ये कहा गया कि चाहे रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटी हो चाहे अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, प्रॉफिट का 25% हिस्सा दोनों का ही जो है रिजर्व फंड में जाएगा, और 75% जो बचेगा वो डिविडेंड के तौर पर आपने दे देना है। ओके, तो मैक्सिमम डिविडेंड की लिमिट ज़रूर रखी गई कि मैक्सिमम डिविडेंड जो है वो 1000 रुपीज़ दिया जाएगा। तो मैक्सिमम अगर किसी को प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाएगा वो 1000 से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। आप आज सोच रहे होंगे कि 1000 रुपया डिविडेंड जो क्या था, लेकिन ये 1912 की बात कर रहे हैं, और 1912 में 1000 रुपये जो थे वो बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। आज शायद 10 लाख के बराबर जो हैं उतनी वैल्यू है उसकी एक पैसे की जितनी तब 1000 की होती थी। आप उम्मीद लगा सकते हैं, आप अपने पापा या दादा से पूछ सकते हैं कि तब 1000 रुपये की क्या वैल्यू थी 1912 में, अगर कोई बताने के काबिल अभी तक आप बच्चा हो तो। ओके, तो उसके बाद एक और था कि लोकल गवर्नमेंट जो थी यानी स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल दर्जे पे जो गवर्नमेंट थी उनको ये पावर दी गई, उनको डिस्क्रिशन दी गई कि आप रूल्स और बायलाज बना सकते हैं सोसाइटीज़ के, ठीक है। तो डिस्क्रिशन का मतलब होता है कि बिल्कुल टोटली उनको ही हक दे दिया जाता है, और वो ही डिसाइड करते हैं, जो भी वो डिसाइड करेंगे वो फाइनल रहेगा, तो इसे डिस्क्रिशन कहते हैं। ये डिस्क्रिशन जो था रूल्स एंड बायलाज बनाने का, बायलाज को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहा जाता है, ये हमने पढ़ा था एमसीक्यूज़ में। तो ये डिस्क्रिशन जो थी बायलाज और रूल्स बनाने की, ये लोकल गवर्नमेंट को दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दी गई। ओके, एंड बार बार मैं ये कहता हूँ कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो एक एक्सेप्शन जो है वो ज़रूर हैं, तो उन्हें प्लीज़ इंक्लूड मत कीजिएगा, वो अलग से चलती हैं। उसके बाद आखिरी प्रोविजन था कि वन कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बिकम मेंबर ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिविजुअल ही किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन सकते थे, इवन कोई दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबर बनना चाहे तो वो भी बन सकती थी इस 1912 के एक्ट के मुताबिक। ओके, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ज़रूर रखी कि जो भी फंड का पैसा इनके पास अवेलेबल होगा किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, वो ऐसा नहीं कि सारा ही पैसा जो है इन्वेस्टमेंट में लगा देगी। इन्वेस्टमेंट के ऊपर बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन रखी गई कि कुछ अमाउंट ही रखा गया जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बाकी पैसा जो है वो आपको लोन्स के तौर पर या दूसरी कम्युनिटी के मेंबर के वेलफेयर सर्विसेज के लिए यूज़ करना है, तो सारा ही इन्वेस्टमेंट में उठा के नहीं लगा देना है। ये रिस्ट्रिक्शन ज़रूर रखी गई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फंड के ऊपर। उसके बाद ये भी रखा गया कि अगर क्रेडिटर जो है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, यानी मान लीजिए कि कोई लोन दे रहा है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो उसको क्रेडिटर की रिक्वेस्ट पर जो है रजिस्ट्रार जो रहेगा उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो रजिस्ट्रार जो है वो इंस्पेक्ट कर सकता है इसकी वर्किंग, अगर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन देने वाला इंसान उस रजिस्ट्रार से रिक्वेस्ट करे कि आप जो है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंस्पेक्ट कीजिए, तो ये भी प्रावधान रखा गया। ओके,
नेक्स्ट था प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी अप्लाइड। पिछली बार हमने कहा देखा था कि वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी फ़ी जो है और रजिस्ट्रेशन फ़ी माफ़ कर दी जाती थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो लगेगी। यानी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इस एक्ट के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगी, इसी वजह से सोसाइटी के अंदर ही रजिस्ट्रेशन करानी है अब आज से लेके अगले सारी ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, तो उनसे रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो ज़रूर ली जाएगी, वो माफ़ नहीं की जाएगी। स्टैम्प ड्यूटी फ़ी जो है वो अभी भी नहीं ली जाएगी। ओके। आखिरी रखा गया कि रजिस्ट्रार जो है उसके पास वाइंडिंग अप पावर होंगी। यानी वाइंडिंग अप, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि जब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद होने के कगार पर हो जाती है, तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जितने भी क्रेडिटर रहते हैं जिन्होंने उसे पैसा दिया होता है, तो फिर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करता है कि बेचना पड़ता है, उसके सारे एसेट वगैरह जो है उसको बेचकर जो क्रेडिटर्स हैं उनको पैसा दिया जाता है। तो वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बेचने की प्रोसेस रहती है जिसमें उसको बेचा जाता है और पैसा जो है क्रेडिटर्स को दिया जाता है, उसे वाइंडिंग अप कहते हैं। तो ये वाइंडिंग की पावर जो थी, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अगर कोई फंक्शन नहीं कर रही हैं और उन्हें बंद करने की नौबत आ रही है, ये पावर जो है वाइंडिंग अप की, ये रजिस्ट्रार के हाथ में दी गई। ओके। तो ये था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न थे। काफ़ी जो हैं 1904 के मुकाबले काफ़ी जो हैं वो चेंज आपको देखने में मिले होंगे। तो ये इतना ही था। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ एक्ट 1919। नेक्स्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, जिसको कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता था। तो इसके तहत आपको पता ही है, जैसे सबको पता है कि दो लिस्ट जो थी वो बनाई गई। पहले जो था सिर्फ सेंटर ही था वो कमांड करता था, लेकिन इस जो एक्ट था इसमें कहा गया कि अब दो अलग अलग गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेशन का काम करेंगी। एक प्रोविंशियल लिस्ट बनाएगी, एक सेंट्रल लिस्ट बनाएगी। तो इस प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट थे उन पर कानून जो है वो बनाएगी कौन सी, स्टेट की जो असेंबली थी वो बनाएगी। और जो सेंट्रल लिस्ट थी इसके ऊपर कानून बनाएगी सेंटर की आपकी जो असेंबली थी, यानी जिसे गवर्नर जो था वो डील करता, सॉरी गवर्नर जनरल जो था वो सेंटर की लिस्ट पे कानून बनाएगा। और जो स्टेट या प्रोविंसेस की जो असेंबलीज थी वो प्रोविंशियल लिस्ट पर जो सब्जेक्ट थे उनके ऊपर कानून बनाएगी। और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी, इस सब्जेक्ट को प्रोविजनल लिस्ट के अंदर रखा गया, यानी स्टेट लिस्ट के अंदर रखा गया। तो ये पहला एक्ट था जो कि स्टेट लेजिस्लेचर को या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ये हक देता था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर कानून जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना सकती है। तो ये पहला एक एक्ट था जिसने ये बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर कानून बनाने का किसे जो है वो अधिकार है। ओके। उसके बाद जब ये इसे प्रोविंशियल लिस्ट में रखा गया, तो पहला एक्ट जो पास हुआ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर था, जिसे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पास किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया था, वो था बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 का। तो 1925 में बॉम्बे की जो प्रोविंशियल असेंबली है वो कोऑपरेटिव्स को लेकर जो है कानून बनाती है, और वो पहला कानून रहता है इस एक्ट के तहत जो बनता है। ओके। और फर्स्ट प्रोविंशियल एक्ट जो था, मतलब जो ये रहता है जो कि इस एक्ट के अंदर पास हो रहता है। उसके बाद काफ़ी सारे बैंक जो हैं वो भी बनते हैं इस एक्ट को देखते हुए। मॉर्टेज बैंक बनते हैं पंजाब, मद्रास और बॉम्बे में 1924, 1925 और 1926 में, जो कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के लाइंस पर बनते हैं, और वो भी इसी एक्ट की पावर्स के अंदर बनते हैं। ठीक है। तो ये था 1919 की जो कानून था उसका मेन जो था एक्ट था। उसके बाद नेक्स्ट एक्ट आता है मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1942। तो 1942 में एक नया एक्ट जो है वो लाना पड़ता है। क्यों लाना पड़ता है कि देखिए 1920 तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो भी अच्छा ग्रो कर रही थी, और जो बाकी सेक्शन जो थी वर्ल्ड की इकोनॉमी की वो भी अच्छे से ग्रोथ कर रही थी। लेकिन क्या होता है 1920 में, 1920s का जब टाइम है, तो 1929 में जो है आपको पता है कि अमेरिका से जो स्टार्ट होता है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, वो लगभग पूरी दुनिया को धीरे धीरे जो है वो खाना स्टार्ट कर देता है। और इसी के इफ़ेक्ट के अंदर आकर जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो हैं अलग अलग पार्ट ऑफ दुनिया में भी और इंडिया में भी, वो धीरे धीरे कोलैप्स करना स्टार्ट कर देती हैं। तो 1930 का जो दशक रहता है वो पूरा ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मूवमेंट के लिए बहुत ही वर्स्ट सेक्शन रहता है।
हर ही सेक्शन के लिए वॉर्स रहता है, लेकिन कोऑपरेटिव्स के लिए भी वॉर्स रहता है, क्योंकि हम अभी कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें स्पेसिफिकली इसी के बारे में बात करनी है। तो 1930 से लेकर 1940 के भी शुरुआत तक जो है इसकी बड़ी हालात बिगड़ी रहती है कोऑपरेटिव्स की। लेकिन 1940 की जब शुरुआत होती है, 1940s की जब दशक शुरू होता है, तब जो है ये फिर से रिवाइव करना स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव्स। धीरे धीरे बाकी सेक्टर्स भी रिवाइव करना स्टार्ट करते हैं। जब ये रिवाइव करना स्टार्ट करते हैं उसके बाद गवर्नमेंट को थोड़ा फील होता है कि हमें अब कुछ और भी नया कोऑपरेटिव्स को लेकर जो है वो करना चाहिए। तो पहले तो जो कानून बने थे वो उन्हीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए थे जो कि सिंगल जगह पर ऑपरेट कर रही थी। ठीक है, मान लीजिए कि मैं जम्मू में रहता हूँ तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ जम्मू में ही डील कर रही थी। ऐसी ही ज़्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रहती थी जो कि एक ही जगह पर लिमिटेड थी। लेकिन अब कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐसी भी बन रही थी जो कि अलग अलग प्रोविंसेस में जो है डील कर रही थी। अलग अलग स्टेट की बात नहीं कर रहा मैं, अलग अलग प्रोविंसेस की बात कर रहा हूँ। यानी जे.एंड.के के अंदर ही एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन वो जम्मू में भी डील कर रही है, वो श्रीनगर में भी डील कर रही है, वो राजौरी में भी डील कर रही है, वो सांबा कठुआ में भी डील कर रही है। तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि अलग अलग प्रोविंसेस में डील कर रही थी, उनको लेकर जो था वो कोई भी कानून अभी तक नहीं बना था, और उस पर फोकस किया गया 1942 में। और ये एक्ट पास किया गया मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1942 का, जिसे कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने पास किया 1942 में। तो ये कौन सी सोसाइटीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए थी? स्ट्रेंथन करने के लिए वो सोसाइटीज़ जो कि जिनका ऑपरेशनल एरिया जो था वो मोर देन वन प्रोविंस था। यानी एक प्रोविंस से ज़्यादा प्रोविंस में अगर कोई सोसाइटी डील कर रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए जो कानून लाए गए वो इस एक्ट के अंदर लाए गए। इस एक्ट की 2 अमेंडमेंट होती हैं। 1984 में अमेंडमेंट होती है और उसके बाद 2002 में अमेंडमेंट होती है। तो कुछ बदलाव इस एक्ट में ज़रूर लाए जाते हैं। सबसे पहले 1984 में देखते हैं क्या बदलाव लाए जाते हैं। 1984 का रहता है, ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट रहता है। यानी पहले मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ था, यानी एक से ज़्यादा प्रोविंसेस में अगर कोई सोसाइटी डील कर रही है, तो ये जो 1984 में अमेंडमेंट होता है ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के डील करता है। यानी वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में डील कर रही है, उनके कंट्रोल के लिए कानून जो है वो इस एक्ट के अंदर बनाए जाते हैं। तो 18 अगस्त को जो है ये इनैक्ट होता है 1984 में। 110 सेक्शंस इसकी रहती हैं, 27 रूल इसके अंदर रहते हैं। ओके, उसके बाद ये इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है, यानी आज़ादी से बाद का जो है ये एक्ट है। यानी इंडिपेंडेंट इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो एक्ट ये बनाती है। पहला एक्ट नहीं था इंडिपेंडेंस के बाद, याद रखिएगा, लेकिन ये एक्ट जो था वो इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। और ये उन कोऑपरेटिव्स के लिए था जो कि मोर देन वन स्टेट में ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है, ये तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा। उसके बाद क्या प्रोविज़न था कि इसने मर्ज किए ऑल द प्रीवियस एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स रिलेटेड टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स। तो अलग अलग स्टेट है जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को लेकर जो अलग अलग रूल्स बना रखे थे, उन रूल्स को मर्ज किया गया और एक सिंगल रूल बनाया गया जो कि सब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो अब उन पर लागू रह गया। और इस एक्ट के तहत जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी, इन्हें जो कि बाकी सोसाइटीज़ जो थी वो स्टेट लिस्ट के अंदर आ रही थी, जैसा कि हमने आपको बताया 1919 एक्ट के अंदर। और अब जो है 97th अमेंडमेंट के बाद भी उसे एंट्री 22 में रखा गया है स्टेट लिस्ट की, जैसा कि मैंने आपको क्लास 2 में बताया था। लेकिन ये जो मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी, इन्हें कहीं भी किसी भी लिस्ट में अभी तक नहीं रखा गया था। अलग अलग स्टेट, जहाँ पर एक ब्रांच मान लीजिए स्टेट की जम्मू कश्मीर में है तो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट उसको डील करती थी। एक अगर उसकी ब्रांच पंजाब में है तो पंजाब गवर्नमेंट अलग कानून से डील करती थी। एक मान लीजिए तमिलनाडु में तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट उसको अलग से डील करती थी। यानी सोसाइटी एक ही है, ब्रांचेस अलग अलग हैं अलग अलग स्टेट में, तो अलग अलग कानून एप्लीकेबल होते थे। लेकिन अब क्या कहा गया कि सेंटर जो है उसके पास पावर रहेगी कि वो कानून बनाएगा इन सोसाइटीज़ को लेकर, और एक ही सिंगल कानून होगा, और वो अलग अलग ब्रांचेस जो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, सब पर सेम कानून लगेगा। और इसमें अगर अगर यूनियन को कानून बनाने हैं तो उसको यूनियन लिस्ट में रखना बड़ा ज़रूरी था। तो जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी, इन्हें यूनियन लिस्ट जो थी 7th शेड्यूल की, उसकी एंट्री 44 के अंदर इस सब्जेक्ट को रखा गया। यानी सेंटर के पास पावर हुई कि आप इस पर कानून बना सकते हैं।
उसके बाद 2002 में फिर से इस पे अमेंडमेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 202। इसमें जो है 18 चैप्टर, 126 सेक्शन और 2 शेड्यूल रहते हैं। इसमें जो 2 शेड्यूल्स हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या है। तो शेड्यूल फर्स्ट में जो है 7 कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स का जिक्र है, और शेड्यूल 2 है, इसमें जितने भी नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और सेंट्रल सोसाइटीज़, इन सब की लिस्ट है, जितने भी नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। तो 2 शेड्यूल किस किस के साथ डील करते हैं ये भी हमने देखा। और इसके अंदर ये कहा गया कि रजिस्ट्रेशन जो है नेशनल या फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, ये सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास ये पावर होगी। तो इस एक्ट के अंदर कहा गया कि ये जो मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो कि एक से ज़्यादा स्टेट में डील करती हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन की पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ना रहकर सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास रहेगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार का, कंट्रोल जो है इन मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, वो सेंट्रल रजिस्ट्रार के हाथ में रहेगा, और उसको कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ओके। और इस एक्ट में ये भी कहा गया कि अगर मान लीजिए किसी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ब्रांच किसी स्टेट में रहती है, तो उस स्टेट का कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो है इसकी रेगुलेशन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। यानी टोटल जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास ये पावर रहेंगी इसके कंट्रोल की। कोई स्टेट का ऑफिसर जो है वो उसके बीच इंटरफेरेंस नहीं कर सकता कि आपको ऐसे काम करना है, आपको ऐसे काम करना है। जो भी सेंट्रल रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा वो सिर्फ वही रहेगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मामले में। ओके। और लाइबिलिटी जो थी अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, वो लिमिटेड लाइबिलिटी रखी। ठीक है। पहले अनलिमिटेड थी, अब इसको भी लिमिटेड बना दिया गया। तो मौजूदा टाइम में स्टेट्स की जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड ही है। उसके बाद इसके अंदर और क्या कहा गया कि जो भी एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, वो एप्लीकेशन जब सेंट्रल रजिस्ट्रार को, मान लीजिए नई कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसे रजिस्ट्रेशन करानी है जो कि मल्टी स्टेट है, तो वो जो एप्लीकेशन दी जाएगी वो एप्लीकेशन एटलीस्ट 50 मेंबर जो है हर सोसाइटी के, उसका साइन उन पर होना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा 3 स्टेट में डील कर रही है, तो उसे अगर रजिस्ट्रेशन करानी है तो सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जब वो एप्लीकेशन देगी, तो 50 मेंबर जम्मू कश्मीर के भी उसमें 50 मेंबरों के साइन होने चाहिए। उसके बाद 50 मेंबरों के साइन पंजाब से भी होने चाहिए, और 50 मेंबरों के साइन हरियाणा से भी एटलीस्ट होने चाहिए। कम से कम 50 मेंबर के हर एक सोसाइटी से होने चाहिए, अलग अलग जो स्टेट में डील कर रही हैं। ठीक है। ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जब ये एप्लीकेशन जाती है नई किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करने की, तो उसे बिल्कुल 4 महीने के अंदर अंदर जो है इस फाइल को आगे कंप्लीट करवा देना है। 4 महीने के अंदर अंदर उसको ये प्रोसेस कंप्लीट करवा देनी है और उसको रजिस्ट्रेशन कर देनी है। और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है ये सेंट्रल रजिस्ट्रार जो है उस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को देगा, जो कि उसके रजिस्ट्रेशन का सबूत रहेगा। ओके। तो ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर जो थे ये कानून थे। एंड इसके बाद अगर अब हम पढ़ेंगे कि प्लानिंग कमीशन जो है, जो कि 1950 में बना। यस। तो प्लानिंग कमीशन के अंदर जो है ये क्या क्या प्रावधान रखे गए, और प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान्स बनाता था उसमें क्या क्या रखा गया। ठीक है। सबसे पहले तो प्लानिंग कमीशन 1950 में अपॉइंट हुआ, ये सब आपको पता ही है। पहला प्लान जो है वो 1951-56 में जो था वो पहला प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो उसका वो आ गया था। तो हर प्लान में तकरीबन तकरीबन हर प्लान में जो था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मजबूत करने के लिए अलग अलग कानून, अलग अलग जो थे प्रावधान बनाए ही गए थे। जैसे कि अगर हम इम्पॉर्टेंट देखें तो एनसीडीसी एक्ट जो है 1962 का, ये थर्ड प्लान में आया। देन मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1984 का, या फिर नाबार्ड एक्ट 1981 का 6 5 ईयर प्लान में आया। मॉडल सोसाइटीज़ एक्ट 1991 का जो था 8th 5 ईयर प्लान में आया। देन कोऑपरेटिव जैसे कि नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2002 में आई, ये भी 5 ईयर प्लान्स के अंदर ही आई। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 का जो कि 11th 5 ईयर प्लान में आया। तो ऐसे ऐसे मान लीजिए बहुत सारे जो थे रिफॉर्म्स लाए गए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, जो कि प्लानिंग कमीशन के जो 5 ईयर प्लान थे उनके अंदर रखे गए।
उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान की कुछ खास बातें ज़रूर हैं कि जो फोर्थ 5 ईयर प्लान चला 1979 से लेकर 1984 तक, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई जैसे कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन जो है वो बनाएगी, वो भी फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर बनाएगी। उसके बाद ऑल इंडियन रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी जो थी ये भी इस्टेब्लिश हुई, ये भी फोर्थ प्लान के अंदर आई। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कई बार बनता है कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन और ये जो ऑल इंडियन रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी थी ये कौन से प्लान के अंदर बनी, तो ये फोर्थ प्लान के अंदर बनी। और दूसरा कई बार ऐसा भी पूछते हैं नाबार्ड एक्ट जो है ये कौन से प्लान के अंदर बना, या मॉडल सोसाइटीज़ एक्ट 1991 कौन से प्लान के अंदर बना, या नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी जो थी 2002 की ये कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर बनी। तो ये भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इन्हें भी आप देखिएगा। तो इन सब से प्रभावित होकर बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी, स्पेशली जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च हुआ 1960s में, तो उसकी सक्सेस को देखकर काफ़ी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो थी वो बनना स्टार्ट हुई अलग अलग फील्ड में, जैसे कि मिल्क की फील्ड में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी, ऑयल सीड्स, शुगर कैन, फर्टिलाइज़र, एग्रो प्रोडक्ट मार्केटिंग, तो अलग अलग फील्ड में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनना स्टार्ट हो गई, स्पेशली जब ग्रीन रेवोल्यूशन को एक बहुत बड़े सक्सेसफुल मिली इंडिया के अंदर, उसे देखकर उसकी सक्सेस को देखकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो अब अलग अलग फील्ड में बनना स्टार्ट होगी। इसका जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का भी क्रेडिट जो है वो 5 ईयर प्लान जो है प्लानिंग कमीशन के उसको जाता है। ओके, उसके बाद नाबार्ड एक्ट है हमारा 1981 का। नाबार्ड बैंक जो है आपको पता है बना है, नाबार्ड की फुल फॉर्म रहती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रीफाइनेंसिंग डेवलपमेंट, 1982 में बना था। किसकी रिकमेंडेशन पर बना, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर, तो याद रखिएगा बी शिवरमन कमेटी जो थी इनकी रिकमेंडेशन पर नाबार्ड एक्ट आया, और इस नाबार्ड एक्ट के अंदर नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई। ये जो नाबार्ड बैंक बनाया गया 1982 में बनाया गया इस एक्ट के अंदर, और ये एक तरह का डेवलपमेंट बैंक था, ठीक है। ये ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट लोन देता था बंदों को, जैसा कि हमने ने लास्ट पॉइंट भी लिखा कि ये डायरेक्ट लोन जो था लोगों को नहीं देता था, बल्कि ये दूसरे जो इंस्टीट्यूशन हैं जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, या रीजनल रूरल बैंक्स थे जो कि खासकर गांव में रूरल सोसाइटी या एग्रीकल्चरल सोसाइटी के साथ डील करते थे, ये उन बैंक को रीफाइनेंस करता था। मान लीजिए उनके पास पैसा ख़त्म हो गया तो ये उन्हें रीफाइनेंस कंटिन्यूसली करता था, ताकि वो आगे जो हैं लोगों को पैसा दे सकें, लोगों को लोन दे सकें। तो इसे रीफाइनेंसिंग पर्पसेस के लिए बनाया गया था। और इसके फाइनेंसेस कहाँ से आते हैं, तो ये अपने फाइनेंसेस या तो बोरोइंग से बनाता है, गवर्नमेंट से बोरोइंग करेगा, और किसी से बोरोइंग करेगा, या फिर अपनी शेयर्स जो हैं उन्हें स्टॉक मार्केट में रेज़ करके तब भी जो है ये अपने फाइनेंसेस रेज़ कर सकता है, या फिर लोन्स भी लेकर जो है अपने फंड बनाएगा, और उनमें से जो है रीफाइनेंस करेगा इन कोऑपरेटिव बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, आरआरबीज को, और ये आगे जो है लोगों को पैसा देंगी। तो रीफाइनेंसिंग के लिए से बनाया गया, ठीक है। तो मेन फोकस जैसा कि मैंने लिखा कि रीफाइनेंसिंग है, और स्पेशली जो है रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन पर इसका काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है, अर्बन्स के ऊपर थोड़ा कम रहता है, हम ये कह सकते हैं। ओके, तो ये था नाबार्ड एक्ट के रिलेटेड। उसके बाद अगला एक्ट जो आता है वो है एनसीडीसी एक्ट, ठीक है। एनसीडीसी एक्ट ये आपको अलग से भी सिलेबस में है, नाबार्ड और एनसीडीसी का काफ़ी रोल है, ये अलग से एक टॉपिक है, इसे हम तब भी अब अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में ज़रूर पढ़ते हैं। एनसीडीसी है नेशनल कोऑपरेटिव्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये 1963 में जो है एक आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूट बना था, और इसका मेन जो था वो था जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनकी डेवलपमेंट के लिए स्कीम सजेस्ट करना, इनकी डेवलपमेंट के लिए प्लान सजेस्ट करना और उनको इम्प्लीमेंट करना, ताकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनकी अच्छे से डेवलपमेंट हो सके और ज़्यादा वो ग्रो कर सकें, ठीक है। तो ये एक्ट 1962 में आता है, और 1963 में जो है ये इंस्टीट्यूट जो है इंडिया में बनाया जाता है कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट के लिए। तो रिकमेंडेशन किसकी रहती है ये बनाने की, वो है ऑल इंडियन रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, ठीक है। तो जो पिछली कमेटी थी वो अलग थी, ये जो है ये ऑल इंडियन रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी है, वो दूसरी जो थी वो दूसरी थी। ये देखिए हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पीछे रह गई, यस। यहाँ पर जो हमने पढ़ा था फोर्थ प्लान ईयर में एक बनी थी ऑल इंडियन रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी, तो ये रिव्यू कमेटी अलग है,
ये जो हम कह रहे हैं कि ऑल इंडियन रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, ये कमेटी अलग है, इससे प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। और ये अलग अलग, जैसा कि मैंने बताया, स्कीम जो है सजेस्ट करती है गवर्नमेंट को, उन्हें इम्प्लीमेंट भी करवाती है। और ये जो एमएसपी की स्कीम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, ये भी स्कीम सजेस्ट जो है वो एनसीडीसी ने ही की, और उसी की सजेशन के बाद ये स्कीम जो है वो इंडिया में लागू की गई। इसके तहत फार्मर्स जो है उन्हें एक मिनिमम सपोर्ट की गारंटी मिलती है उतने क्रॉप के लिए, जैसा कि आप जानते होंगे। ओके। उसके बाद 1991 का एक्ट आता है, मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1991 का। इसके तहत ये कहा गया कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं इनके लिए कुछ मॉडर्नाइजेशन करेंगे, ठीक है, उनके अंदर कुछ बदलाव लाएंगे। पुरानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हम उन्हें थोड़ा मॉडर्न करेंगे। ओके। तो कुछ और बदलाव लाने की जो है इसमें सजेशन की गई। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन किसकी थी जिसके ऊपर ये बदलाव लाए गए, वो थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश कमेटी। ठीक है, तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है ये बनी है। देखिए, कमेटीज़ जो हैं ये भी हमें एक अलग से टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो जो है वो इन कमेटीज़ के ऊपर रहेगी, तो तब हम इन कमेटीज़ को और बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी। अभी सिर्फ नाम से ही काम चलाते हैं। ओके, क्योंकि और ज़्यादा लेक्चर जो है वो लंबा हो जाएगा। और इसमें क्या प्रावधान रखे गए, प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो जो प्रोसीजर जो थे नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगी, उनके जो भी प्रोसीजर जो थे उन्हें सिंप्लीफाइड कर दिया गया। और उसके अंदर जितनी भी पहले आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन या आर्टिफिशियल बैरियर्स रहते थे नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए, उन सब बैरियर्स को अब हटा दिया गया, उनको सिंप्लीफाइड कर दिया गया, ताकि वो आसानी से जो है वो रजिस्टर हो सकें। उसके बाद रूल मेकिंग पावर जो कि पहले गवर्नमेंट के पास रहती थी, वो अब गवर्नमेंट से छीन कर जो है इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मैनेजिंग कमेटी को दी गई, कि आप अब रूल फ्रेम कर सकते हैं। गवर्नमेंट से जो है वो पावर जो है वो अब ले ली गई। ओके। उसके बाद रजिस्ट्रार जो था सोसाइटी का, उसकी पावर जो थी, कुछ जगह पर उसकी पावर जो है वो कर्टेल कर दी गई, यानी कम कर दी गई कुछ जगह पर। और कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर उसकी पावर बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई। कौन सी जगह थी जहाँ पर उसकी पावर बिल्कुल ख़त्म कर दी गई, वो था सुपर सेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि सुपर सेशन होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर काम नहीं कर रहे तो उनकी जगह रजिस्ट्रार जो है काम करना स्टार्ट कर देता था, उनको डिसॉल्व करके। तो अब ये पावर जो थी रजिस्ट्रार की, ये छीन ली गई, यानी ये अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उन्हें सुपरसीड नहीं कर पाएगा। ओके। दूसरा था कंपलसरी एमालगेशन और डिवीजन ऑफ सोसाइटीज़, कि रजिस्ट्रार को ये पावर थी कि वो सोसाइटीज़ को जोड़ भी सकता है, यानी दो सोसाइटीज़ को जोड़कर एक सोसाइटी बना सकता है, या फिर एक सोसाइटी को तोड़कर उसकी अलग अलग ब्रांचेस बना सकता था। ये पावर जो थी एमालगेमेशन की और डिवीजन की, ये भी रजिस्ट्रार से अब छीन ली गई। तीसरी पावर थी कंपलसरी अमेंडमेंट ऑफ बायलाज। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था कोऑपरेटिव सोसाइटी का, बायलाज थे, उनको अमेंड करते रहना था रजिस्ट्रार को, ये पहले उसके पास पावर थी। तो अब ये पावर भी उससे बिल्कुल पूरी तरह से छीन ली गई। और चौथा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को वो डायरेक्टिव इशू करता था पहले, वो पावर भी इससे पूरी तरीके से छीन ली गई रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटी से। ठीक है, तो अब अगर आप रजिस्ट्रार बनने जा रहे हैं तो आपके पास ये पावर नहीं रहेंगी एटलीस्ट। ओके। और काफ़ी सारी पावर है, उनसे एंजॉय कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रोविजन रखा गया इसके अंदर, वो था इक्विटी पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड कंप्लीटली। ठीक है, पहले था कि गवर्नमेंट अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनना चाहती है तो उसे इक्विटी पार्टिसिपेशन करनी थी, यानी उसको कुछ पैसे देने पड़ते थे और उसके बदले उस गवर्नमेंट को शेयर होल्डिंग मिलती थी, ओनरशिप मिलती थी सोसाइटी की। वो अब जो है ख़त्म कर दिया गया। गवर्नमेंट को मेंबर बनना है किसी सोसाइटी को, बनिए आप, लेकिन आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। सपोर्ट आपको देनी है वो दीजिए, लेकिन आप कहेंगे कि गवर्नमेंट आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसा दे और बदले में वो उसे शेयर होल्डिंग दे, इक्विटी दे, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इक्विटी के लिए गवर्नमेंट जो है वो पैसा नहीं दे पाएगी, और गवर्नमेंट को अब कोई इक्विटी या शेयर होल्डिंग किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो नहीं दी जाएगी। अगला प्रोविजन था प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो कोऑपरेटिव ट्राइब्यूनल्स को बनाने का प्रावधान जो था वो रखा गया। ट्राइब्यूनल्स होते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं, यानी जुडिशरी, अगर जुडिशरी एक साइड कोई कोऑपरेटिव्स के मसले देख रही है और वहाँ पर काफ़ी मान लीजिए टाइम लग जाता है, तो
गवर्नमेंट के पास पावर रहती है कि वो अलग से ट्राइब्यूनल बना सकते हैं सिर्फ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, और स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए कोई ट्राइब्यूनल रहेगा तो उसमें केसेस भी स्पेसिफिक उसी भी चीज़ के आएंगे, तो उसी चीज़ के केस आएंगे तो वो जल्दी जो है वो डिस्पोज होंगे। तो ये रखा गया कि कोऑपरेटिव्स के मामले के लिए अगर कोई ट्राइब्यूनल आपको स्पेशल बनाना है तो भी आप बना सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट के पास ये पावर आई। उसके बाद प्रोविज़न जो अगले रखे गए कि रजिस्ट्रार जो थे उनकी क्वालिफ़िकेशन जो थी वो फ़िक्स कर दी गई, ठीक है। तो रजिस्ट्रार अब कोई भी ऐसे नहीं है कि किसी भी चेले चमेटे को आप रजिस्ट्रार बना देंगे, तो एक प्रेस्क्राइब क्वालिफ़िकेशन रखी गई, वही जो है रजिस्ट्रार बन सकता है। जैसे आपके केस में रखा गया कि ग्रेजुएट जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अब अप्लाई करेगा, एंड देन प्रमोशन के बाद रजिस्ट्रार बनेगा, यानी ग्रेजुएशन से नीचे वाले तो अब रजिस्ट्रार नहीं बन सकते एटलीस्ट। तो एक प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन सेट हो गई है, और वो इस रूल के अंदर ही सेट हुई। ओके, और उसके बाद ये भी कहा गया कि डेप्यूटेशन जो है गवर्नमेंट से वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड हो जाएगी, यानी पहले गवर्नमेंट जो थी वो कोई डेप्यूटेशन जो है, यानी कुछ लोगों को किसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर उसकी वर्किंग के लिए भेज देती थी अपने मूड के बेसिस पर, तो वो डेप्यूटेशन जो है वो अब गवर्नमेंट नहीं भेज पाएगी। तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म करने की कोशिश की गई किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में। उसके बाद गवर्नमेंट का नॉमिनी जो है वो अब एक रखा गया, यानी गवर्नमेंट अगर कोई अपनी तरफ से कोई नॉमिनी रखना चाहता है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड ऑफ मेंबर में या फिर उसकी वर्किंग के लिए, तो वो सिर्फ एक ही रख पाएगा अब, ठीक है। अब जो है वो दो कर दिए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था 97th अमेंडमेंट में। लेकिन इस एक्ट में ये कहा गया था कि अब सिर्फ एक ही गवर्नमेंट जो है नॉमिनी किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में भेज सकता है, और उसे भी वोटिंग राइट जो है वो नहीं मिलेंगे, यानी सिर्फ जाओ देखो काम करो सजेशंस दो, आप कोई वोटिंग राइट वहाँ पर आप गवर्नमेंट का कोई नॉमिनी अगर होगा वो नहीं रख सकता, ठीक है। और शेयर होल्डिंग जो है किसी भी मेंबर की पहले 1/5 थी, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ते आया है कि कोई भी मेंबर अगर शेयर होल्डिंग करना चाहता है तो वो 1/5 शेयर होल्ड कर सकता था। अब और घटा दी गई और ये रिस्ट्रिक्ट कर दी गई 1/10, ठीक है। तो जितनी भी आपने कैपिटल दी है उसके 1/10 ही शेयर होल्डिंग आप रख सकते हो, ठीक है। यानी आपने 100 रुपये अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है उसकी कैपिटल में, तो आप 1/10 की वैल्यू के शेयर रख सकते हैं, यानी आप 10 रुपये की वैल्यू की ही शेयर आप होल्ड कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी चेंजेस जो थे वो लाए गए इस 1991 एक्ट में, और काफ़ी जो है मॉडर्नाइजेशन हुई, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस काफ़ी हद तक कम हुआ। उसके बाद आखिरी जो चीज़ है आज की जो इन लेजिस्लेशन के अंदर पढ़नी है कि एक्ट्स तो हमने काफ़ी सारे पढ़े, लेकिन एक पॉलिसी जो थी उसकी कमी थी इंडिया में कोऑपरेटिव्स को लेकर, जो कि कमी 2002 में पूरी की गई, और वहाँ पर 2002 में हमारे पास इंडिया में इंट्रोडक्शन होती है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी की 2002 में, ठीक है। इसका मकसद क्या रहता है पॉलिसी का? पॉलिसी मतलब एक जो भी कानून अब बनाए जाएंगे वो इस पॉलिसी के तहत बनाए जाएंगे, कोऑपरेटिव्स के लेकर जो भी प्रावधान बनाए जाएंगे वो इन मकसद को लेकर बनाए जाएंगे, इन रूल्स के अंदर बनाए जाएंगे। एम जो थी इस पॉलिसी क्या थी कि वो था कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना देश के अंदर जो कि कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट करे, उन्हें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करे, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उन्हें प्रोवाइड करे। उसके बाद कोऑपरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को जन्म दे, जैसे कि फार्मर्स के मामले में उन्हें हार्वेस्ट की पोस्ट हार्वेस्ट जो था, यानी कोई फसल काटी गई उसके बाद उसकी स्टोरेज के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए जो था वो फैसिलिटीज़ नहीं थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो क्रिएट की जाए। उसके बाद जो रीजनल इम्बैलेंसेस थे, यानी खासकर अर्बन के मामले में देखें, अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी उनके फाइनेंसिस में, उनकी डेवलपमेंट में काफ़ी जो थे वो इम्बैलेंसेस थे, या फिर कोई रिच सोसाइटी थी, कोई पुअर सोसाइटी थी, काफ़ी इम्बैलेंसेस थे, उनको ख़त्म करना जो था वो भी मकसद रहा। और ऑल अराउंड डेवलपमेंट जो है, यानी पूरी तरीके से कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा नहीं किसी एक चीज़ की डेवलपमेंट हो दूसरी चीज़ की डेवलपमेंट ना हो, तो पूरी ऑल अराउंड डेवलपमेंट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की वो होनी चाहिए, और हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो आत्मनिर्भर होनी चाहिए। ऐसा जो है इस पॉलिसी का एम रखा गया कि अब जो कानून आएंगे वो इस तरह से आने चाहिए, वो इन सब चीज़ों को मीट करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ये सब चीज़ें मिलें। फीचर्स क्या थे इस एक्ट के? वो था कि इंश्योरिंग द फंक्शनिंग ऑफ आईसीएस प्रिंसिपल ऑफ 1995। तो जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के जो प्रिंसिपल जो थे हमने पहले लेक्चर में पढ़े थे, तो ये कहा गया कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अब इंडिया में रहेंगी उनकी फंक्शनिंग इस प्रिंसिपल्स के बेस पे रहेगी, ठीक है। क्या प्रिंसिपल थे आप तब पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसमें कहा गया कि इन्हीं प्रिंसिपल्स के मुताबिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो अब फंक्शन करेंगी।
उसके बाद एग्रीकल्चरल क्रेडिट का प्रावधान किया गया कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है यानी एग्रीकल्चर के जो रिलेटेड जो भी फार्मर्स हैं या दूसरे लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर में डील करते हैं, उन्हें आपको लोन देना है, उनको फाइनेंसेस देने हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करनी है और उन्हें रिवाइटलाइज करना है। यानी जो गिरे हुए जो फील्ड्स में थे एग्रीकल्चरलिस्ट, उनको अब आपने फाइनेंसेस देकर, गवर्नमेंट सपोर्ट देकर, पैसा देकर उन्हें फिर से उठाना है, उन्हें फिर से ज़िंदा करना है। उसके बाद तीसरा रखा गया कि रीजनल इम्बैलेंसेस जो थे वो ख़त्म किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट की सपोर्ट की मदद से जो भी रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, चाहे वो अर्बन और रूरल सोसाइटी में हो, रिच और पुअर सोसाइटी में हो, तो उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी अगले एक्ट्स के मुताबिक। उसके बाद कोऑपरेटिव्स के लिए कहा गया कि इनको एजुकेशन भी दी जाएगी, इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जाएगी ताकि इनके अंदर एक्सपर्टीज़ आए और ये और ज़्यादा इनोवेशंस जो है अपनी इन सोसाइटीज़ में कर सकें, ताकि डेवलपमेंट जो है सोसाइटी की वो रुके ना, वो ग्रो करती ही रहे। ओके। उसके बाद मेंबर्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी रखी गई कि ऐसा नहीं है कि आप आए हैं सिर्फ पैसा ही दिया और आप चले गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए आपने कुछ नहीं किया। एक मेंबर्स की अपनी पार्टिसिपेशन जो है, चाहे वो फाइनेंसिस के तौर पर रहे, चाहे सर्विसेज के तौर पर है, तो ऑल अराउंड पार्टिसिपेशन जो है एक मेंबर की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 100 मेंबर हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के और 10 ही काम कर रहे हैं, 90 जो हैं वो खाली एंजॉय कर रहे हैं। हर एक मेंबर को जो है काम करना है, तो हर एक मेंबर की पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है कोऑपरेटिव्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट का रोल जो है अब काफ़ी लिमिटेड कर दिया गया, जैसे कि 1991 एक्ट में भी हमने देखा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कम कर दिया गया। बस कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो है उनको डायरेक्टिव्स बनाने थे, बाकी सारी फंक्शनिंग जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर दी गई, उनकी मैनेजिंग कमेटी को दी गई, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी गई। उसके बाद इसके कहा इसकी एक्ट इस पॉलिसी के अंदर कहा गया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं एक आप एक डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक सेक्टर जो है वो मानिए। ठीक है, जैसे आप एग्रीकल्चर आपके लिए एक अलग सेक्टर है, जैसे फिशरीज़ आपके लिए अलग सेक्टर है, जैसे आज आईटी आपके लिए अलग सेक्टर है, तो ऐसे कोऑपरेटिव जो है ये भी इसे एक अलग इकोनॉमिक सेक्टर के तौर पर गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। और ऐसा अगर गवर्नमेंट कर देख कर चलेगी तो ज़रूर जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगी डेवलपमेंट में। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में भी। उसके बाद कहा गया कि जो एसटीज एससी या वुमेन मेंबर हैं किसी भी मेंबर के, उनकी डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, उनकी रिप्रेजेंटेशन के मामले में सोचना है जहाँ भी उनकी ज़रूरत रहेगी। तो जहाँ भी, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हैं वुमेंस हैं तो उनके लिए 2 सीट्स रिजर्व रखी जाएंगी बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर में। एसटी एससीज हैं अगर मेंबर के तो उनके लिए एक सीट जो है वो रखी जाएगी। तो रिप्रेजेंटेशन उनकी ज़रूरी रहेगी जहाँ जहाँ ज़रूरी रहेगी। ठीक है, अगर कोई मेंबर नहीं है तो रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, मेंबर है तो रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो जहाँ जिस हिसाब से ज़रूरत रहेगी उस हिसाब से वीमेंस एंड एस टी एस को रिप्रेजेंट भी करना है और उनकी डेवलपमेंट के लिए भी आपको काम करना है। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डिंग पार्टिसिपेशन जो था उसे ख़त्म कर दिया गया, यानी कोई मेंबर जो है, ऐसा नहीं है कि अब कोई आएगा जिसके पास पैसा है वही सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। इक्विटी पार्टिसिपेशन और शेयर होल्डिंग पार्टिसिपेशन ख़त्म कर दी गई। आप आइए, पैसा है देना है आपको सोसाइटी में तो आप दीजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको वो शेयर होल्डिंग उस सोसाइटी की मिलेगी या इक्विटी मिलेगी या ओनरशिप मिलेगी। आप आओगे, पैसा दोगे, इक्विटी नहीं भी मिलेगी, आपको मेंबर रहना है सोसाइटी का, रहिए। ज़रूरी नहीं है आपको इस सोसाइटी के अब पैसे देने पर इक्विटी मिलेगी ही मिलेगी। ओके। उसके बाद अगर रखा गया कि एडुकेट बजट जो है, यानी जो भी यूनियन बजट अनाउंस होगा अब 2002 के बाद, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए एक अच्छा अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को ग्रांट करना चाहिए ताकि उनकी और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की, जैसे कि लीगल वाइंडिंग अप जो है सोसाइटीज़ की होनी चाहिए। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो वाइंड अप होने वाली हैं, जो अब ख़त्म होने वाली हैं, जिन्हें बंद करके बेचने की ज़रूरत है, तो उनकी जो वो प्रोसेस है वाइंडिंग अप की, वो लीगल कानून के तहत होनी चाहिए, उसके भी रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा जो है रजिस्ट्रार के हाथ में पावर दे दें या किसी भी एक इंडिविजुअल का हाथ में पावर दे दें। तो एक बिल्कुल उसके लिए भी प्रोसीजर होना चाहिए, एक लीगल प्रोसीजर होना चाहिए जिसे फॉलो करके उस सोसाइटी की वाइंडिंग अप हो सके। तो ऐसे भी कुछ बदलाव जो है वो अब रखने चाहिए गवर्नमेंट को, ऐसा सजेस्ट किया गया।
और आखिर में जो था कि कुछ स्कीम्स भी लॉन्च करनी चाहिए जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं सिक्किम को मिलाकर इनकी भी डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाए, इनमें कैसे कोऑपरेटिव्स डेवलप कर सकते हैं और कोऑपरेटिव्स इनकी डेवलपमेंट में कैसे जो है योगदान कर सकते हैं, ये भी हमें सोचना चाहिए। तो ये जो थे ये मेन 2002 की जो पॉलिसी थी कोऑपरेटिव्स की, जो नेशनल पॉलिसी कोऑपरेटिव्स की थी, ये उसके अंदर के प्रावधान थे। उसके बाद 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये भी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट जो है इस लेजिस्लेशन की सीरीज़ में आता है। लेकिन क्योंकि हम ये जो है ऑलरेडी क्लास 2 में डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसने नहीं देखा ये वहाँ पर डिटेल में जाकर जो है इस अमेंडमेंट को देख सकते हैं। इसे भी आप जो है अपने इस सीरीज़ ऑफ लेजिस्लेशन के लेक्चर में ऐड कर लीजिएगा। ओके, तो इतना ही आज के लिए। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, आई थिंक 1 घंटा 8 मिनट की हो गई है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, मेरे लिए भी। लेकिन मेरा मकसद ये रहता है कि एक कोई टॉपिक है उसे एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दिया जाए, ज़्यादा लेक्चर आपको ना देखने पड़े। तो थोड़ा ज़्यादा भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है। कैसा लगा वीडियो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, एंड बने रहिएगा हमारे चैनल एडवर्ड के साथ।